तो चलो आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसको कहते हैं? ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पहले मैं आपको साइंस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताऊंगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने रिलेटिव एक नॉर्मल फिंगरप्रिंटिंग जो होता है, जो फिंगर्स के ऊपर जो प्रिंट होते हैं, इनके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक टेक्निक है। तो इस टेक्निक के थ्रू हम बहुत सारे जो मसले होते हैं उनको जो है सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डीएनए का प्रिंट लेते हैं, बल्कि उंगलियों का प्रिंट नहीं लेते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा स्टडी ऑफ फिंगर पाम। फिंगर्स पे जो प्रिंट्स होते हैं, पाम पे जो प्रिंट्स होते हैं, स्टडी ऑफ फिंगर पाम एंड सोल प्रिंट्स। सोल प्रिंट जानते हो आप, जैसे इंसान के पैरों का जो है निशान पड़ जाता है। ठीक है, इसी तरह अलग अलग एनिमल को जो है अलग अलग सोल प्रिंट होता है उसका। इस सोल प्रिंट को पुराने जमाने में जंगलों में रहने वाले लोग जब थे तब वो इनको यूज करते थे एक एनिमल को जो है पीछा करने के लिए, कि उसके प्रिंट देखकर उनको पता चल जाता था कि ये कौन सा एनिमल है और किस डायरेक्शन में गया हुआ है। स्टडी ऑफ फिंगर पाम एंड सोल प्रिंट्स इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं डर्मेटोग्लाइफिक्स। क्या बोलते हैं? डर्मेटोग्लाइफिक्स। अगर आपको एग्जाम में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय डर्मेटोग्लाइफिक्स, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल एक लाइन में आप लिखोगे इट इज द स्टडी ऑफ फिंगर पाम एंड सोल प्रिंट्स। जब इनको हम पढ़ते हैं डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट इंसानों के, तो इसको हम बोलते हैं डर्मेटोग्लाइफिक्स। क्या बोलते हैं? डर्मेटोग्लाइफिक्स। ठीक है, तो ये जो साइंस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग है, साइंस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग, जो आप फिंगरप्रिंटिंग देखते हैं, जो अक्सर पुलिस मौके वारदात से जो है फिंगरप्रिंट जो है वो अक्सर वो पहली कोशिश होती है उनको कि उनको वो जो है फिंगरप्रिंट्स मिल जाए, और उस तरह से वो फिर सस्पेक्टेड केसेस को पकड़कर उनके फिंगरप्रिंट्स मैच करा के जो है पता चलाते हैं कि किसने क्राइम किया है। तो साइंस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग वाज फर्स्ट discovered by, या rather we can say it's invented by Sir William Herschel. Sir William Herschel। ये कब किया था इन्होंने इन्वेंट? 1858 में, एज ए मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किस लिए किया था? इन्वेस्टिगेशन मेथड के तौर पे। ठीक है, एज ए मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो साइंस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय सर विलियम हर्शल एज ए मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इंडिया में पहली बार फिंगरप्रिंटिंग जो है वो डिस्कवर हुई थी। फिंगरप्रिंटिंग जो है इंडिया में डिस्कवर हुई थी एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के टाइम में। मर्डर इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग ए मर्डर इन्वेस्टिगेशन एक मर्डर हुआ था जलपाईगुड़ी में। जलपाईगुड़ी में एक मर्डर हुआ था। तो उस मर्डर के जो है टाइम में जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो फिंगरप्रिंट्स किसी उस शख्स के वहां पर मिल गए थे। तो इस तरह फिंगरप्रिंटिंग का इंडिया में जो है सिलसिला जारी हो गया है। मर्डर इन्वेस्टिगेशन इन जलपाईगुड़ी, इट वाज इन द ईयर 1897। नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है और किसको कहते हैं, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने स्टार्ट किया था। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय एलेक जेफरीज। एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पहले स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट स्टार्टेड बाय
एलेक जेफरीज नाम था इस साइंटिस्ट का, एलेक जेफरीज, एंड इट वाज इन द ईयर 1984. Understand? It took almost a century from fingerprinting to DNA fingerprinting. ठीक है. First started by एलेक जेफरीज. इसने एक यूनिवर्सिटी में इसको स्टार्ट किया था, दैट्स कॉल्ड लेसेस्टर यूनिवर्सिटी, एंड दिस यूनिवर्सिटी इज इन यूके, यूनाइटेड किंगडम. ओके, देन यहां पर स्टार्ट किया था. कब शुरू किया था? 1984 में. और इंडिया में पहली बार जो है क्या कहते हैं इसको, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने स्टार्ट की थी? इंडिया में पहली बार ये स्टार्ट की थी डॉक्टर वीके कश्यप ने. डॉक्टर वीके कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह, इन्होंने जो है इंडिया में शुरू किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिलसिला. ठीक है. ये इन्होंने कहां पर किया शुरू? CCMB Hyderabad. What is this CCMB Hyderabad? This is Center for Cell and Molecular Biology. अगर एब्रिविएशन में आया कभी तो इट इज सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ठीक है. तो ये सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो डिपार्टमेंट था हैदराबाद में, यहां पर डॉक्टर लालजी वीके कश्यप एंड लालजी सिंह ने जो है शुरू किया. क्या शुरू किया? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिलसिला इंडिया में. ठीक है. तो पहली बार इसको अलबत्ता डिस्कवर इन्वेंट किया था 1984 में, जिसको हम कहते हैं एलेक जेफरीज ने. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज आल्सो कॉल्ड डीएनए टाइपिंग. इसका दूसरा नाम है डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग. इसको डीएनए टाइपिंग कहते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? डीएनए टाइपिंग. इट्स आल्सो कॉल्ड डीएनए प्रोफाइलिंग. होती क्या है ये? डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग इज अ टेक्निक. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक होती है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग some specific DNA sequences, in DNA. ठीक है. It's a technique of determining the base sequences of some special segments of DNA. Yeah, it's a technique of determining some specific base sequences in DNA, which are unique to every person. जो हर एक पर्सन के लिए जो है अलग अलग होती है, यूनिक होती है उसके लिए, जो दूसरे पर्सन में वो सीक्वेंस जो है वो उसमें नहीं होती है. अंडरस्टैंड? तो इज अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग सम स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस इन डीएनए व्हिच आर यूनिक टू एवरी पर्सन एंड व्हिच वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है. एक शख्स से दूसरे शख्स को वो वेरी होती है, चेंज होती है, उनमें डिफरेंट होती है वो सीक्वेंसेस. इसलिए इस टेक्निक में उन्हीं सीक्वेंसेस को हम जो है बाहर निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उनको देखते हैं, उनको पढ़ते हैं. इस तरह हमें जो है एक प्रिंट मिल जाता है जिसको कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट. अंडरस्टैंड? तो ये एक टेक्निक है, जिससे ऐसी टेक्निक है जिसमें डीएनए के स्पेसिफिक कुछ बेस सीक्वेंसेस को जो है हम निकाल देते हैं, उनकी सीक्वेंसिंग करते हैं, और वो बेस सीक्वेंसेस जो होती है वो यूनिक होती है हर एक शख्स के लिए, जो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन. सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफाइज ए पर्सन. इट आइडेंटिफाइज ए पर्सन. इससे आइडेंटिफाई होता है एक शख्स ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए स्पेसिफिसिटी. ठीक है. ये डीएनए के बेस पे एक शख्स को आइडेंटिफाई कर लेता है. कौन? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक. कि ये किस शख्स का डीएनए है.
अकॉर्डिंगली हमें उस बेस सीक्वेंस से, जो उसकी बेस सीक्वेंस होती है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये किस शख्स का डीएनए है। अंडरस्टैंड? तो ये टेक्निक है जिससे हम डीएनए की कुछ चुनिंदा बेस सीक्वेंसेस को जो है डिटरमाइन करते हैं, जो हर एक इंसान के लिए एक यूनिक उसकी क्वालिटी होती है, उसके पास होता है, दूसरे के पास नहीं होती है वो सीक्वेंसेस, और वो अलग अलग होती है हर एक शख्स के लिए। इस तरह हम ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए स्पेसिफिसिटी एक इंसान को जो है पहचान लेते हैं। ठीक है, नाउ यहां पर ये क्या कहते हैं इसको, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये डिपेंड किस पे करती है। अंडरस्टैंड? यानी इसमें जो है टेक्निक क्या है, कैसे करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लेकिन उससे पहले हमने पढ़ना है कि किस बेस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है करते हैं। आपको कल मैंने पढ़ाया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, मैंने कहा था 0.1% जो है 0.1% ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस्ड सीक्वेंसेस जो ह्यूमन जीनोम 0.1% ऑफ ह्यूमन जीनोम, इंसान का जो 0.1% जो जीनोम का जो परसेंटेज होती है बेस सीक्वेंसेस की, कल मैंने पढ़ाया था आपको 99.9% जो बेस सीक्वेंसेस होती है वो सभी इंसानों में ऑलमोस्ट सेम होती है। ऑलमोस्ट क्या? सेम ही होती है। अब इंसानों में जो वेरिएबिलिटी है वो किसकी वजह से है? वो है इस 0.1% ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस जो ह्यूमन जीनोम में पाई जाती है। ठीक है, 0.1% न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंसेस इन ह्यूमन जीनोम जो है, यही जो है ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है वेरिएबिलिटी। दिस प्रोवाइड्स वेरिएबिलिटी अंडरस्टैंड इन वेरिएबिलिटी इन ह्यूमन बींग्स है। तो यही इंसानों को जो है वेरिएशंस इनमें क्रिएट करती है, जिस 0.1%, और यही 0.1% जो होता है इसमें जो है इस 0.1% में क्या होता है, दिस 0.1% ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस्ड सीक्वेंसेस इन ह्यूमन जीनोम, दिस कंटेन्स मेनी रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस। इसमें बहुत सारे रिपीटेड सीक्वेंसेस होती है बेसिस की, जो नॉन कोडिंग होती है, विच डजंट कोड फॉर एनी प्रोटीन, जो किसी प्रोटीन कोड के लिए कोड नहीं करते हैं। मैंने क्या कहा कि जो 0.1% जो न्यूक्लियोटाइड बेस्ड सीक्वेंसेस होती है इंसानों में, जो इनमें वेरिएबिलिटी क्रिएट करती है, ये क्या करती है, ये इसमें बहुत सारी रिपीटेड सीक्वेंसेस होती है जो बेसिस की, रिपीटेड सीक्वेंसेस होती है। Now provides variability in human beings, which this contains many repeated base sequences which are non-coding but inherited, मगर inheritable होते हैं, जो पास ऑन होती है माँ बाप से उनके बच्चों तक मिल जाते हैं। ठीक है, ये रिपीट बेस सीक्वेंसेस जो होते हैं इन्हें कहते हैं हम, these are called short tandem repeats। क्या कहते हैं इनको कहते हैं, this is called as repetitive DNA। क्या कहते हैं? रेपिटेटिव डीएनए। जैसे कल ही मैंने कहा आपको, रेपिटेटिव डीएनए जो होता है इंसानों में, वो इनका बहुत सारा जो है एक परसेंटेज बनाता है डीएनए का। रेपिटेटिव डीएनए बेस सीक्वेंसेस जो होती है, ये रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस जो होती है, ये हर एक इंसान में जो है अलग अलग होती है। रिपीटेड बेस सीक्वेंसेस, जैसे ए पेयरिंग विथ थायमीन, ए पेयरिंग विथ थायमीन, ए पेयरिंग विथ थायमीन। किसी शख्स में ये रिपीट 100 बार होगा, किसी शख्स में रिपीट सिर्फ ये 200 बार होगा, तो किसी में सिर्फ 50 बार होगा, तो किसी में सिर्फ 40 बार होगा। ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नाउ दिस रिपीटेड सीक्वेंसेस आर दिस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। और रिपीटेटिव डीएनए जो होता है ये कहां पर पाया जाता है? क्रोमोसोम्स में। दिस अकर्स इन टेलोमियर। देखो आपने 11th में पढ़ा है, टेलोमियर होता है एंड ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के सैटेलाइट क्रोमोसोम जो होते हैं, जिनको सैट क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिनमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होती है, तो यहां पर उनके एंड पे पाया जाती है रिपीटेड सीक्वेंसेस। टेलोमियर में पाई जाती है, सेंट्रोमियर में पाई जाती है। ठीक है,
यहां पर भी पाई जाती है, इस एरिया में सेंट्रोमियर में भी पाई जाती है। इनको कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस। यही रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जो होती है ये इस्तेमाल की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। किसमें? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इनको इस्तेमाल किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए इंसान को। अंडरस्टैंड? इनका यूज किया जाता है यहां पर, क्योंकि मैंने कहा इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन ये जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होती है इनको कहते हैं हम दीज आर कॉल्ड एज, इनको कहते हैं माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट्स। क्या कहते हैं? माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट्स। लेकिन ये जो सीक्वेंसेस होती है कुछ इसमें बहुत सी सीक्वेंसेस जो है बहुत बार जो एक बेस पेयर है रिपीट हुआ होता है, कुछ इसमें छोटी छोटी होती है। तो शॉर्ट उनको बोलते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट्स जो होते हैं, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर रिपीट जो होते हैं। कहीं पर इस रेपिटेटिव डीएनए में कहीं पर क्या होती है, इसमें छोटे से जो है सेगमेंट्स में रिपीटेड बेसिस होती है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में। उन्हें कहते हैं हम शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। क्या कहते हैं? शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। क्या कहते हैं? शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। दीज आर कॉल्ड वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। उनको कहते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। क्या कहते हैं? वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, VNTRs। इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं VNTRs। VNTRs जो होते हैं ये छोटे छोटे रिपीट्स होते हैं, छोटे छोटी शॉर्ट रिपीटेड बेस सीक्वेंसेस, रिपीटेड बेस सीक्वेंसेस। यही शॉर्ट रिपीटेड बेस सीक्वेंसेस जो होती है इन्हें कहते हैं मिनी सैटेलाइट्स। क्या कहते हैं? मिनी सैटेलाइट्स। और यही मिनी सैटेलाइट्स जो होते हैं ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होती है। किसमें यूज होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इनको यूज किया जाता है, इन छोटे छोटे टैंडम रिपीट्स को यूज किया जाता है जिनको बोलते हैं VNTRs। ये वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट जो होते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है? लेकिन ये अक्सर मां बाप का बच्चों के साथ मैच हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? दीज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स बिकॉज दीज आर इनहेरिटेड बाय द यंग वंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। उनको पेरेंट्स से ही मिले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये शॉर्ट टर्म टैंडम रिपीट्स होते हैं। अगर किसी शख्स में फॉर एग्जाम्पल अगर फादर में, किसी बच्चे के फादर में अगर एक शॉर्ट टैंडम रिपीट जो है बेस सीक्वेंसेस रिपीटेड है, हाउ मेनी टाइम्स? इफ इट इज रिपीटेड 6 टाइम्स, उसकी मदर में यही रिपीट जो है वो 4 टाइम्स, उसके होमोलॉगस उसका जो है उसके क्रोमोसोम पे रिपीट्स है 4 टाइम्स रिपीट्स। तो एक बच्चा जो होता है अगर उसके अंदर जब ये माँ बाप के क्रोमोसोम्स आते हैं, हर एक होमोलॉगस का एक होमोलॉग उसको फादर से मिलता है, एक होमोलॉग उसको मदर से मिलता है। ठीक है? तो उसके डीएनए में जो होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम्स की होगी उसको एक साइड से रिपीट होगा फादर का 6 टाइम्स जिसमें ये छोटे छोटे रिपीट्स होंगे, और एक साइड से मदर का होगा जिसमें 4 जो है रिपीट्स होंगे। तो मैंने कहा ये जो रेपिटेटिव डीएनए होता है कई कई जगहों पर ये छोटे छोटे बेस सीक्वेंसेस में जो है थोड़ी सी बेस सीक्वेंसेस रिपीटेड होती है। ठीक है? तो उनको कहते हैं हम शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। दिस इज कॉल्ड VNTRs, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। इन वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स को मिनी सैटेलाइट्स कहते हैं और यही यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, एक शख्स को पहचानने के लिए, टू डिफरेंशिएट, टू सी द डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट पर्संस। एंड इसको हम यूज करते हैं जो है किसी का डीएनए जो है पढ़ने के लिए। अंडरस्टैंड? ये किस शख्स का डीएनए किसके साथ मैच होता है। जैसे मैंने कहा ये रिपीट्स जो होते हैं तो ये इनहेरिट करते हैं बच्चे अपने माँ बाप से, ये उनको माँ बाप से ही मिलते हैं। ठीक है? अब सपोज अब ये डीएनए फिंगरप्रिंट जो है इसकी टेक्निक क्या है, अंडरस्टैंड, प्रोसीजर क्या है, इसमें कैसे एक फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट कैसे तैयार करते हैं, अंडरस्टैंड, उसको कहते हैं प्रोसीजर, यानी क्या करते हैं इसके लिए, टेक्निक क्या है इसके लिए। ठीक है? हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम डीएनए को जो है वो आइसोलेट करते हैं। डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में नहीं होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स खून निकालते हैं, या
जो है खून निकालते हैं, उससे जो है व्हाइट ब्लड सेल्स जो है निकाल के उनसे डीएनए जो है आइसोलेट किया जाता है। डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, या ये निकाला जाता है स्पर्म सेल्स से, या ये निकाला जाता है हेयर फॉलिकल सेल्स से, जो उस जगह पर गिरी हो या जो अटैच हुए हो फॉलिकल सेल्स किसी जो है बॉडी के साथ। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर कोई क्राइम होता है, रेप होता है किसी का, तो रेप में ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि एक दूसरे के बाल जो है वो लग जाते हैं, बाल तो निकल ही आते हैं, तो कहीं कहीं पर बाल खींच रही होती है लड़की, क्योंकि उसका जो है जबरदस्ती रेप हो रहा होता है, तो वहां पर भी जो बाल उसके जो है गिरेंगे उसका भी प्रिंट हम निकालेंगे, और जो है उससे जो है हमें एक प्रूफ मिलेगा कि इसी शख्स ने जो है क्राइम किया है। अंडरस्टैंड? तो यहां से निकाला जा सकता है। अब जो ऑलरेडी वहां पर हमें सैंपल मिला है उसका हमने प्रिंट निकाला, अब जो सस्पेक्टेड है उनका भी प्रिंट निकालेंगे। उसके लिए उनका व्हाइट ब्लड सेल्स लेंगे, हम हेयर फॉलिकल सेल भी ले सकते हैं, स्पर्म सेल भी ले सकते हैं, तो आइसोलेट किया जाता है डीएनए को। ठीक है, उसके बाद इस डीएनए को डाइजेस्ट किया जाता है। दिस डीएनए इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ एंड ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, और इसको क्या किया जाता है, इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक किया जाता है यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। आप जानते नहीं हो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस एक किस्म होता है एंजाइम्स का, इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे कट करते हैं, उनके छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाते हैं। इस तरह हमें डीएनए सेगमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, डीएनए सेगमेंट्स को क्या करते हैं, इसके बाद इनको हम अकॉर्डिंग टू साइज जो है इनको हम अरेंज करते हैं। दीज डीएनए सेगमेंट्स आर arranged on a gel, मगर ये अरेंजमेंट किस पे होता है, जेल पे होता है। अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू साइज, मगर इनके साइज के हिसाब से, बड़े से लेकर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। डीएनए सेगमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन अ जेल अकॉर्डिंग टू साइज बाय टेक्निक कॉल्ड, इस टेक्निक को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद इन सेगमेंट्स को हम क्या करते हैं, इन सेगमेंट्स को हम कॉपी करते हैं। द सेगमेंट्स आर मल्टीप्लाइड, सेगमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाइड यूजिंग पीसीआर। पीसीआर क्या होता है, पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक रिएक्शन होती है आर्टिफिशियली जिसके अंदर एक एंजाइम यूज होता है, पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या है, इसमें हम रिपीटेडली जो है उसके बहुत सारे सेगमेंट्स बना लेते हैं, वो जो छोटे छोटे डीएनए सेगमेंट्स होते हैं उनकी रिपीटेड कॉपीज बना लेते हैं हम। ठीक है, ताकि हमारा जो है प्रोसीजर खराब ना हो जाए, ताकि बहुत सारी कॉपी उसकी अवेलेबल हो हमारे लिए। तो उनको क्या किया जाता है, उनको मल्टीप्लाई किया जाता है पीसीआर। अब चूंकि अभी तक ये डबल स्टैंडर्ड है, ये छोटे सेगमेंट जो है डबल स्टैंडर्ड है, अब इनको क्या किया जाता है, द सेगमेंट्स आर ट्रीटेड विद, कौन से सेगमेंट्स, डीएनए सेगमेंट्स। द डीएनए सेगमेंट्स आर ट्रीटेड विद, फिर इनको ट्रीट किया जाता है किसके साथ, दीज आर ट्रीटेड विद, इनको ट्रीट किया जाता है एल्कलाइन केमिकल्स के साथ, एल्कलाइन केमिकल्स के साथ। स्प्लिट देम इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ताकि ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो है स्प्लिट हो जाए, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। ठीक है, छोटे छोटे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो अब बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब क्या किया जाता है, अब these single stranded DNA copies, these single stranded DNA segments are copied in the gel, on the gel, इसी जेल में इनको कॉपी किया जाता है, किन शीट्स के ऊपर,
नाइलॉन शीट्स के ऊपर। बाय टेक्निक, इसके लिए एक टेक्निक यूज होती है जिसको बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। क्या बोलते हैं? साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ये एक टेक्निक थी जो डेवलप की थी E.M. साउदर्न ने। साउदर्न इस बायोलॉजिस्ट का नाम था, केमिस्ट का, साइंटिस्ट का नाम था। तो इसी टेक्निक के इसी नाम पे इसको नाम रखा गया साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। तो ये सिंगल डीएनए सेगमेंट जो होते हैं ये कॉपी किए जाते हैं जेल पे, जेल के अंदर जो है नाइलॉन शीट्स पे कॉपी किए जाते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से। अब क्या किया जाता है? अब लैब में स्पेशल डीएनए प्रोब्स बनाए जाते हैं। प्रोब मीन्स इसी जैसे कॉपीज जो है बनाए जाते हैं। स्पेशल डीएनए प्रोब्स आर मेड इन लैब which contain base sequences, जिनके ऊपर बेस सीक्वेंसेस होती है complementary to those on VNTRs। जो ये वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स होते हैं ना, जो इस पे होते हैं, दोज ऑन डीएनए सेगमेंट्स, जो VNTRs डीएनए सेगमेंट्स के ऊपर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, लैब में हम स्पेशल डीएनए प्रोब्स बनाते हैं। प्रोब मीन्स उसके जैसी एक कॉपी बनाते हैं जिसमें बेस सीक्वेंस होती है जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है उन्हीं सेगमेंट्स की। फॉर एग्जांपल जो सेगमेंट हमने लिया था, फॉर एग्जांपल उसमें बेस सीक्वेंस थी ए। तो इस जो हम प्रोब बनाएंगे खुद, उसमें उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है टी 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 टी। अंडरस्टैंड? तो जो है यहां पर क्या कहते हैं हम इसको, तो VNTRs, तो इसी तरह हम स्पेशल प्रोब्स बनाते हैं। कहां पर बनाते हैं? खुद बनाते हैं। ये प्रोब्स जो होते हैं इनको बाद में रेडियो एक्टिव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव कैसे बनाया जाता है? उनको लेबल किया जाता है स्पेशल आइसोटोप्स के साथ। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के साथ है। ठीक है, तो इनको लेबल किया जाता है, उनको रेडियो एक्टिव बनाया जाता है आइसोटोप्स के साथ। अब जब इनको रेडियो एक्टिव बनाया जाता है उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद इनको जो है जेल के ऊपर जो है डाल दिया जाता है। वहां पर ये क्या करते हैं? वहां पर ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस के साथ जो है वो जो है अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? ये मैंने कहा स्पेशल डीएनए प्रोब जो होते हैं, ये जो होते हैं उसके बाद क्या किया जाता है? ये बनाए जाते हैं, इनमें बेस सीक्वेंसेस होती है जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है VNTRs के बाद इनको रेडियोएक्टिव बनाया जाता है। दीज रेडियोएक्टिव बेस सीक्वेंसेस, ये जो रेडियोएक्टिव बेस सीक्वेंसेस होती है, दीज गेट अटैच्ड, ये अटैच हो जाते हैं टू द कॉम्प्लीमेंट्री, जो इनकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होती है, टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए सेगमेंट्स ऑन जेल। जो जेल के ऊपर डीएनए सेगमेंट्स होते हैं, जब इनको जेल में डाल देते हैं इन प्रोब्स को, तो ये उनके साथ जो है बाइंड हो जाते हैं, क्योंकि ये रेडियोएक्टिव हुए होते हैं और लेबल किए गए होते हैं। तो वहां पर ये अपनी सीक्वेंस के साथ जो है वो जो है अटैच हो जाते हैं। तो इधर आकर ये अटैच हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? मैंने कहा पहले हमने उन सेगमेंट्स को जो है नायलॉन शीट्स पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने डीएनए प्रोब्स लैब में बनाए, उनको रेडियोएक्टिव बनाया। रेडियोएक्टिव प्रोब्स जो थे वो बाइंड हो गए किनके साथ? रेडियोएक्टिव प्रोब्स विल बाइंड विद द कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस ऑन द नायलॉन शीट्स, नायलॉन शीट्स के ऊपर। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो हमने डीएनए प्रोब्स बनाया, क्योंकि हमने वो जो सेगमेंट्स की सीक्वेंस थी वो किस पे कॉपी की थी? नायलॉन शीट्स के ऊपर कॉपी की थी। अब हमने खुद डीएनए प्रोब्स बनाए। डीएनए प्रोब्स को क्या बनाया हमने? इनको रेडियो एक्टिव बनाया। रेडियो एक्टिव के बाद हमने इनको नायलॉन शीट के ऊपर जब डाला तो ये बाइंड हो गए अपनी जो है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ जो है बाइंड हो गए। इससे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इट्स अ मेथड ऑफ hybridization, and this method of hybridization of DNA probes with those segments
complementary segments was also discovered by this E.M. Southern. It is also called Southern blotting technique. उसको भी कहते हैं Southern blotting technique. अब क्या किया जाता है, अब नायलॉन शीट्स के ऊपर जो सीक्वेंस थी वो जो कॉपी की थी हमने डीएनए सेगमेंट्स की, हमने जो प्रोब बनाए वो उन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ बाइंड हो गए। ठीक है, एक एक्सरे फिल्म, फिर उसका एक्सरे निकालते हैं। वो जो नायलॉन शीट है ना उसका एक्सरे फिल्म निकालते हैं। एक्सरे फिल्म इज एक्सपोज्ड टू नायलॉन शीट्स या ऑन नायलॉन शीट्स। तो नायलॉन शीट्स के ऊपर जो है एक्सरे फिल्म को जो है एक्सपोज किया जाता है। ठीक है, तो जब उसको एक्सरे फिल्म इज एक्सपोज टू नायलॉन शीट्स, जब एक्सरे फिल्म एक्सपोज की जाती है नायलॉन शीट्स के ऊपर, तो जब उस एक्सरे को डेवलप किया जाता है, एक्सरे को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, तो वो जो बाइंडेड डीएनए होते हैं ना, कौन कौन सा डीएनए, एक जो रेडियो एक्टिव जो डीएनए होता है जो प्रोब हमने बनाया, दूसरा वो जो सेगमेंट होता है जो कॉपी किया होता है हमने नायलॉन शीट पे। तो जब उन नायलॉन शीट्स के थ्रू हम एक्सरे जो है वो एक्सरे जो निकालते हैं उसका और एक्सरे डेवलप करते हैं, तो वो उस एक्सरे के ऊपर जहां पर वो बाइंड हुए होते हैं ना एक दूसरे के साथ, वहां पर डार्क बैंड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? डार्क बैंड्स। यही डार्क बैंड्स जो इन एक्सरे फिल्म के ऊपर बन जाते हैं, दीज रिप्रेजेंट द डीएनए फिंगरप्रिंट। इसी को कहते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंट। तो इससे हम डीएनए फिंगरप्रिंट जो है वो निकाल देते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करके आपको बताऊंगा। पहले हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं न्यूक्लियस से, उसके बाद उन डीएनए को हम जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के साथ जो है ट्रीट करके उनको छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक करते हैं। फिर उन सेगमेंट्स को हम जो है क्लोनिंग करते हैं। ठीक है, उन सेगमेंट्स के हम बहुत सारी कॉपीज बना देते हैं। ठीक है, उन सेगमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेस ऑफ साइज, एक टेक्निक यूज करके जिसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ऑन द बेस ऑफ साइज उनको अरेंज करते हैं, फिर इनको एल्कलाइन केमिकल्स से ये जेल के ऊपर किया जाता है अंडर द कंट्रोल्ड लैब कंडीशंस। तो फिर उन सेगमेंट्स को अल्कलाइन केमिकल्स के साथ ट्रीट करके उन सेगमेंट्स को सिंगल स्ट्रैंडेड, वो अभी तक थे डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में ब्रेक किया जाता है। फिर उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की जो है क्या किया जाता है, उसको कॉपी किया जाता है नायलॉन शीट्स के ऊपर। नायलॉन शीट्स के ऊपर बाय टेक्निक दैट्स कॉल्ड साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, उसकी बेस सीक्वेंस को कॉपी किया जाता है नायलॉन शीट्स के ऊपर। फिर हम लैब में अलग से उसी जैसे सेगमेंट्स क्रिएट करते हैं जिनमें ऐसी बेस सीक्वेंसेस होती है जो कंप्लीमेंट्री होती है उसके जो नायलॉन शीट के ऊपर होती है। अंडरस्टैंड? फिर हम उन प्रोब्स को, उन बेस सीक्वेंसेस को रेडियो एक्टिव कर देते हैं ताकि जब हम नायलॉन शीट के ऊपर उनको डालें वो बाइंड हो जाए अपनी कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस के साथ। ऐसा करके हम इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा करने के बाद हम इस शीट के थ्रू एक एक्सरे निकालते हैं, जैसे आप अपना एक्सरे करते हो। ठीक है, तो एक्सरे निकालते हैं, उस एक्सरे में डार्क बैंड्स जैसे हैं डेवलप हो जाते हैं, वो असल में उस डीएनए का प्रिंट हो